Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ASBA trading in the secondary market. तो हम जानेंगे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट ASBA ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट के बारे में. द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अप्रूव्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक अमाउंट लाइक फैसिलिटी बीइंग मेड अवेलेबल टू इन्वेस्टर फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग. जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया एक फ्रेमवर्क को एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट ASBA लाइक फैसिलिटी को, जो कि अवेलेबल होगा इन्वेस्टर के लिए सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए. ASBA stands for Application Supported by Block Amount. It is a facility that allows investor to apply for initial public offering and invest in the stock market without actually transferring the money to the IPO issuer or stock broker upfront. Instead, the investor application money is temporarily blocked in their bank account until the shares are allotted to them. जो आपका ASBA है ये स्टैंड करता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के लिए. ये एक फैसिलिटी है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए या इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में बिना एक्चुअल ट्रांसफर किए हुए मनी को आईपीओ इश्यूअर या स्टॉक ब्रोकर अपफ्रंट को. इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी को टेम्पोरली ब्लॉक कर दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट में ही जब तक कि शेयर उनको अलॉट नहीं किया जाता है. तो ये क्या एक बेनिफिट है उनके लिए. दिस हेल्प इन्वेस्टर अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर मनी व्हाइल इट इज ब्लॉक्ड एंड ऑल्सो एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बाय इंटरमीडिएट्स. ये मदद करेगा इन्वेस्टर को अर्न करने में इंटरेस्ट को उनके मनी पे उनको ब्लॉक करके, और ये एलिमिनेट करेगा जो खतरा है फ्रॉड का या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का इंटरमीडिएट के द्वारा. तो ये इसको भी एलिमिनेट करेगा. फीचर्स इसका क्या होगा, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्लाइंट जो है वो कंटिन्यू अर्न कर पाएंगे इंटरेस्ट को अपने ब्लॉक फंड पे अब उनके सेविंग अकाउंट में जब तक कि टाइम अमाउंट डेबिट नहीं होता है. और ये जो है डायरेक्ट सेटलमेंट होगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास बिना पास किए हुए पूल अकाउंट को इंटरमीडिएटरीज के पास. इस कारण ये प्रोवाइड करेगा क्लाइंट लेवल सेटलमेंट विजिबिलिटी को सीसी के लिए और अवॉइड करेगा जो खतरा है को मिंगलिंग ऑफ क्लाइंट फंड और सिक्योरिटी को लेके. मोर गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग इन दी सेकेंडरी मार्केट, और जो गाइडलाइंस है ट्रेडिंग को लेकर सेकेंडरी मार्केट के लिए, तो सेटअप अ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF in the form of an alternative investment fund to act as a backstop facility for the purchase of investment grade corporate debt security during time of stress to instill confidence among the participant in the corporate bond market. सेटअप किया गया है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF को. ये एक फॉर्म है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का ही, ताकि ये काम कर सके एक बैक स्टॉप फैसिलिटी के तौर पे परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी को स्ट्रेस के टाइम पे, ताकि इंस्टिल किया जा सके कॉन्फिडेंस को पार्टिसिपेंट को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेटो और CPTPP. तो हम जानेंगे इसके बारे में. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. रिसेंटली फिनलैंड बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो. ऑल्सो ब्रिटेन विल बिकम द 12th मेंबर टू ज्वाइन CPTPP कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन द फर्स्ट टू ज्वाइन द पार्टनरशिप सिंस इट्स इंसेप्शन. फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर बन गया है नेटो का, और ब्रिटेन जो है वो ज्वाइन कर रहा है 12th मेंबर के तौर पे CPTPP को कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए. वो पहला होगा जो ज्वाइन करेगा इस पार्टनरशिप को इसके इंसेप्शन के बाद. रीजन क्या है इसके पीछे हम जानते हैं. फिनलैंड शेयर 1340 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ रशिया एंड हैज साइंड अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विथ सोवियत यूनियन टू बी अ म्यूचुअल कंट्री मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट फिनलैंडाइजेशन. हाउएवर आफ्टर रशिया लॉन्च द इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर, फिनलैंड डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटो. फिनलैंड शेयर करता है 1340 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर को रशिया के साथ, और उसने साइन किया था एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट को सोवियत यूनियन के साथ कि वो न्यूट्रल कंट्री रहेगा मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट फिनलैंडाइजेशन के तौर पे. लेकिन रशिया ने जब लॉन्च किया इन्वेजन को यूक्रेन के ऊपर लास्ट ईयर, तो फिनलैंड ने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करे नेटो को, जबकि यूक्रेन पहले से डिसाइडेड. और ये सारे जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये एक रोल है. ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने ज्वाइन किया था CPTPP को ताकि वो बिल्ड कर सके टाइज को वर्ल्ड के पास जब वो यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट ग्रुप पे एग्जिट कर रहा था. इसके लिए नेटो के बारे में हम जान लें. तो नेटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था. नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम पे है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटो. मेंबर्स की अगर बात करें तो 31 मेंबर्स कंट्री है. 2023 में फिनलैंड इसमें इंक्लूड किया गया है. फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट. ये सारे कंट्री जो है फाउंडिंग मेंबर है. Article 5, a key provision of the NATO treaty, states that an attack on one member is an attack on all members. It has been invoked only once after the 9/11 terrorist attack in the United States. However, NATO protection does not extend to members' civil war of internal coups. ये की प्रोविजन है नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5, जो कि कहता है कि अगर अटैक होता है एक मेंबर के ऊपर तो उसको माना जाएगा कि अटैक सारे मेंबर्स के ऊपर है. इसको यूज किया गया सिर्फ एक ही बार 9/11 टेररिस्ट अटैक जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट में उसी दौरान.
हाउएवर लेकिन नेटो प्रोटेक्शन जो है ये एक्सटेंड नहीं होता मेंबर्स के लिए सिविल वॉर ऑफ इंटरनल ग्रुप्स के लिए। अलायंस की अगर हम बात करें, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, मेडिटेरेनियन डायलॉग, इस्तांबुल कॉपरेशन इनिशिएटिव, ये सारे अलायंस है। सीपीटीपीपी के बारे में हम जान ले तो पार्टिसिपेंट कंट्री कौन कौन सी है सीपीटीपीपी की? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। कब साइन किया गया था इसको? 8 मार्च 2018 में। इसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम समझते हैं। इन 2005 a trade agreement between a small group of Pacific Rim countries comprising Brunei, Chile, New Zealand and Singapore led to the formation of Trans-Pacific Partnership consisting of 12 nation states. After the withdrawal of US in 2017, the remaining 11 signatories known as the TPP-11 continued talk and their effort led to the formation of CPTPP. 2005 में एक ट्रेड एग्रीमेंट जो था स्मॉल ग्रुप ऑफ पैसिफिक रिम कंट्रीज जो कि कंप्राइज करते थे ब्रूनेई, चिली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर को, इसके कारण फॉर्मेशन हुआ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो कि कंसिस्ट करा था 12 नेशन स्टेट को। लेकिन जब यूएस विड्रॉ कर गया इससे 2017 में, तो जो रिमेनिंग 11 सिग्नेटरी बचे जिनको कि हम TPP-11 के नाम से भी जानते हैं, वो कंटिन्यू टॉक किया और इस एफर्ट के कारण फॉर्मेशन हुआ CPTPP का। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? CPTPP रिमूव 99% of tariff on goods and services. It also includes commitment to combat wildlife trafficking and prevent environmental abuse, such as sustainable logging and fishing, with trade penalty for non-compliance. All 11 countries of the CPTPP are also the member of Asia Pacific Economic Cooperation. जो CPTPP है ये रिमूव करता है 99% टैरिफ को गुड्स और सर्विस के ऊपर। ये इंक्लूड कर रहा है कमिटमेंट को कि वो कॉम्बैट करेंगे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को और प्रिवेंट करेंगे एनवायरमेंटल एब्यूज को, और जैसे सस्टेनेबल लॉगिंग और फिशिंग को, और ट्रेड पेनल्टीज होगा अगर कोई भी इसका पालन नहीं करेगा। तो जो सारे 11 कंट्री है CPTPP के वो मेंबर्स है आपके एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के भी। ये आप देख सकते हैं तो कौन कौन से इसके मेंबर है। तो कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, जापान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज के मेंबर है। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। ब्रेक्सिट के बारे में भी हम थोड़ा सा जान ले तो ब्रेक्सिट रिफर्स करता है यूके का जो डिसीजन था कि वो लीव करेगा यूरोपियन यूनियन को, उसी को ब्रेक्सिट कहते हैं। कंट्री ने फॉर्मली लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को जनवरी 2020 पे जब रेफरेंडम हुआ था 2016 में। उसके बाद इंडिया और CPTPP, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है CPTPP को एक ट्रीटी प्लेस स्ट्रक्चर लेवल और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RBI सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल। तो RBI के सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल के बारे में हम जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट विल लॉन्च अ वेब पोर्टल टू हेल्प बेनिफिशियरी रिट्राइव अनक्लेम्ड डिपॉजिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द लॉन्च करेगी एक वेब पोर्टल को जो कि मदद करेगा बेनिफिशियरी को रिट्राइव करने में उनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट को। फीचर्स क्या हो गए डिपॉजिट का? It will allow user to search for unclaimed deposit across multiple banks using AI tools to enhance the search result. ये अलाउ करेगा यूजर को कि वो सर्च कर सके अनक्लेम्ड डिपॉजिट को मल्टीपल बैंक में उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का ये इनहेंस करेगा सर्च रिजल्ट को। The portal will be password protected and only claimant will have access to search for unclaimed deposit. और ये जो पोर्टल होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और सिर्फ जो क्लेमेंट होगा वही एक्सेस कर पाएंगे सर्च को अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए। बैंक का रिक्वायर टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑन देयर वेबसाइट। अब बैंक जो है उनको डिस्प्ले करना होगा जो लिस्ट है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का अपने वेबसाइट में। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है? Deposit of individual in any bank account that remain unclaimed for 10 years. This unclaimed deposit are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund maintained by the RBI. जो डिपॉजिट होता है इंडिविजुअल का किसी भी बैंक अकाउंट में जो कि अनक्लेम्ड रहता है 10 साल से, ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड पे जिसको मेंटेन किया जाता है RBI के द्वारा। अदर स्कीम ऑफ RBI, इसके अलावा जो और स्कीम RBI का RBI Retail Direct Scheme, it offer a new avenue for retail investor to directly invest in government security issued by both center and state government. जो RBI Retail Direct Scheme है ये ऑफर करेगा एक न्यू एवेन्यू रिटेल इन्वेस्टर को कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में जिसको इश्यू किया जाता है दोनों ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है इंप्रूव करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ताकि रिजॉल्व किया जा सके कस्टमर कंप्लेन को अगेंस्ट RBI रेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ। RBI Payment Vision 2025 with the objective to provide every user with safe, secure, fast, convenient, accessible and affordable e-payment option. और जो RBI का पेमेंट विजन 2025 है इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोवाइड करे हर एक यूजर को एक सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। जो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में हम जानेंगे।
WTO has recently released this report. इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट को WTO ने रिलीज किया है. वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड विल ग्रो स्लोवर 1.7% इन 2023 बिफोर पिकिंग अप टू 3.2% इन 2024. जो वर्ल्ड का मर्केंटाइज ट्रेड होगा वो स्लोवर होगा, 1.7% होगा 2003 पे, पिकअप लेने के पहले 3.2% का 2024 के समय पे. राइज टू ग्लोबल ट्रेड, जो राइज की बात कही गई ग्लोबल ट्रेड के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फूड इनसिक्योरिटी, पोटेंशियल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी स्टेमिंग फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी टाइनिंग एंड इंक्रीज लेवल ऑफ डेट, ये सारे रिस्क है ग्लोबल ट्रेड के लिए. WTO के बारे में हम जानेंगे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को. ये इफेक्टिव कोऑपरेशन करता है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के गवर्नमेंट के साथ, जो कि उपयोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश, रिवाइज और इन्फोर्स करने के लिए रूल्स को, जो गवर्न करता है इंटरनेशनल ट्रेड को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन स्टील. हम जानेंगे ग्रीन स्टील के बारे में. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन अप्रूव 13 टास्क फोर्स फॉर डिफाइनिंग द रोड मैप फॉर ग्रीन स्टील. जो यूनियन मिनिस्टर है स्टील एंड सिविल एविएशन के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है 13 टास्क फोर्स को डिफाइन करने के लिए रोड मैप को ग्रीन स्टील के लिए. ग्रीन स्टील होता क्या है? द टर्म ग्रीन स्टील रिफर टू अ स्टील मेकिंग प्रोसेस दैट लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कट कॉस्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टील. जो टर्म है ग्रीन स्टील, ये रिफर किया जाता है स्टील मेकिंग प्रोसेस के लिए जो लोअर करता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, कट करता है कॉस्ट को और इंप्रूव करता है क्वालिटी को स्टील का. गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड ग्रीन स्टील, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ग्रीन स्टील को लेके. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न इंडिया विच कैन प्रोवाइड गैस टू ऑल द स्टील प्लांट. तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है ईस्टर्न इंडिया का, ये प्रोवाइड कर सकता है गैस को सारे स्टील प्लांट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोटेक किसान स्कीम. तो हम जानेंगे बायोटेक किसान स्कीम के बारे में. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट सेड दैट ओवर 1,60,000 फार्मर हैव रिसीव्ड बेनिफिट ड्यूरिंग द बायोटेक किसान स्कीम इन द लास्ट 1 ईयर. गवर्नमेंट ने बताया है कि 1,60,000 फार्मर जो है उनको बेनिफिट मिला है बायोटेक किसान स्कीम के कारण लास्ट 1 ईयर पे. बायोटेक किसान लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो आपका बायोटेक किसान है, इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा. एम क्या है इसका? to counsel and provide solution to farmer and problems related to water, soil, seed and marketing. ये काउंसिल करता है, प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन को फार्मर्स के लिए जो प्रॉब्लम है उनका, जैसे कि वाटर, सॉइल, सीड और मार्केटिंग रिलेटेड. प्रोग्राम मॉडल की बात अगर हम करें तो पैन इंडिया प्रोग्राम फॉलोइंग है हब एंड स्पोक मॉडल. ये पैन इंडिया प्रोग्राम है, फॉलो करता है हब एंड स्पोक मॉडल को. एम्पावरमेंट, स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन फार्मर, एम्पावर वुमेन फार्मर्स एंड आइडेंटिफाई एंड प्रमोट लोकल फार्मर लीडरशिप इन बोथ जेंडर. ये स्टिमुलेट कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को फार्मर के लिए, इंपावर कर रहा है वुमेन फार्मर को और आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रमोट कर रहा है लोकल फार्मर लीडरशिप को, दोनों ही जेंडर के लिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की अगर इसकी हम बात करें तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करता है जो प्रॉब्लम है लोकल फार्मर का, उसके बाद उसको लिंक करता है अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ फार्मर के लिए, प्रोवाइड करता है साइंटिफिक सॉल्यूशन को उस प्रॉब्लम का ताकि इसको टैकल किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023. तो जो आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 है, इसके बारे में हम जानेंगे. World Energy Transition Outlook 2023 report by the International Renewable Energy Agency IRENA states that the world is still off track and falls short of the 1.5 degrees Celsius pathway. जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट है किसका? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना का. तो कोई भी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है काफी इंपॉर्टेंट है. ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड है अभी भी ऑफ ट्रैक चल रहा है और ये पूरा नहीं कर पाएगा जो उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट था उसको. की रिकमेंडेशन इसमें क्या दिया गया है? नेट जीरो कमिटमेंट मस्ट बी इम्बेडेड इन लेजिस्लेशन एंड ट्रांसलेटेड इनटू इम्प्लीमेंटेशन प्लान. जो नेट जीरो कमीशन है उसको इम्बेड करना होगा लेजिस्लेशन पे और इसको ट्रांसलेट करना होगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे भी. Every investment and planning decision should consider the structure and geography of the low carbon economy of the future. जो हर एक इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग डिसीजन होगा उसमें कंसीडर करना होगा स्ट्रक्चर को, ज्योग्राफी को, लो कार्बन इकोनॉमी के लिए फ्यूचर का. डेवलपमेंट लेवल ऑफ रिन्यूएबल मस्ट ग्रो फ्रॉम सम 3,000 गीगावाट टुडे टू ओवर 10,000 गीगावाट इन 2030 टू कीप 5 डिग्री सेल्सियस अलाइव. और जो डेवलपमेंट लेवल है रिन्यूएबल का उसको ग्रो करना होगा जो अभी 3,000 गीगावाट का है उससे बढ़ा के 10,000 गीगावाट करना होगा 2030 तक. पॉजिटिव क्या है इस रिपोर्ट में? तो जो रिन्यूएबल अकाउंट है 40% इंस्टॉल पावर जनरेशन का ग्लोबली और 2022 में रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो था वो आपका 83% था ग्लोबल पावर एडिशन का. तो ये काफी एक पॉजिटिव रिपोर्ट में है. नेगेटिव क्या है? तो जो डेवलपिंग नेशन है वो कंटिन्यू उनको कंपेरेटिवली बहुत कम इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और जो पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन है उसकी आवश्यकता है चैनल करने के लिए इन्वेस्टमेंट को कंट्री के मोर इक्विटेबली ताकि वो भी कर सके.
इरीना के बारे में भी हम जान लें। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना स्टैब्लिश इन 2009, हेडक्वार्टर इन अबू धाबी यूएई। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करता है कंट्री को ट्रांजिशन करने में सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर। इसके मेंबरशिप कंप्राइज करते हैं 167 कंट्रीज को और यूरोपियन यूनियन को। 2009 में इंडिया जो था वो 77 फाउंडिंग मेंबर बना था इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो भारत इसका मेंबर है। कब बना था? 2009 में। ये जो है ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.